24 जून 2026 को गाजियाबाद में घर के अंदर 13वीं का प्रोग्राम चल रहा था। दरअसल इस घर का एक व्यक्ति उसकी लाश 13 दिन पहले एक झील में पाई थी। उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। 24 तारीख को उसकी 13वीं थी और 25 जून 2026 की सुबह उसके लिए शोक सभा रखी गई थी। घर के सारे रिश्तेदार आए हुए थे, अड़ोसी पड़ोसी आए हुए थे। उस व्यक्ति के फोटो पे माला चढ़ाई हुई थी और सभी लोग वहाँ पे आके चुपचाप बैठे हुए थे, मौन धारण करे हुए थे। तभी क्या होता है दोस्तों, इस घर में एक व्यक्ति की एंट्री होती है और जैसे ही ये व्यक्ति इस घर के अंदर घुसता है और वहाँ पे आके बैठता है तो वो देखता है कि उसके सामने जो फोटो रखा हुआ है उसके ऊपर माला चढ़ी हुई है और ये फोटो किसी और का नहीं, इसी व्यक्ति का था जो कि अभी घर में आया है। अब उसका पड़ोस वाला व्यक्ति उसे देखता है, वो कहता है कि गिरधारी तुम? वो कहता है हाँ क्या हुआ? अरे तुम तो मर चुके थे ना? वो कहता है मर चुके थे, क्या कह रहे हो तुम? वो कहता है सामने फोटो देखो, तुम्हारा तो फोटो है, हमने तो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब दोस्तों जैसे ही गिरधारी वहां पे जाता है तो वहां पे बैठे हुए सभी लोग चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कहां से आ गया, ये कोई भूत है, प्रेत है, क्या है? क्योंकि 13 दिन पहले इसका अंतिम संस्कार किया गया है, कल इसकी 13वीं की गई थी और अचानक से ये ना जाने कहां से यहाँ पे आके प्रकट हो गया। अब दोस्तों वहां पे भगदौड़ मच जाती है, चीख पुकार मच जाती है कि जिस आदमी का अंतिम संस्कार हो चुका है वो आदमी आखिर यहाँ पे कैसे आ गया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, गिरधारी के पास जाती है, उससे कहते हैं कि तुम इतने दिन तक कहाँ थे और वो लाश किसकी थी जो हमें मिली थी। दरअसल दोस्तों पुलिस को एक लाश मिली थी 13 दिन पहले, उसका पोस्टमार्टम भी हो गया और परिवार वालों ने उसकी शिनाख्त भी कर ली कि ये कोई और नहीं गिरधारी है। उसका अंतिम संस्कार भी हो गया और 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी की गई थी कि इन लोगों ने ही इसको मिलके मारा है। और अब 13वीं के अगले दिन गिरधारी अपने घर पे आ गया। अब सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर गिरधारी कहाँ गया था और जो लाश थी वो किसकी थी, आखिर पूरी कहानी क्या है। दोस्तों आज की कहानी में हम यही जानेंगे कि आखिर गिरधारी कहाँ गया था और इसकी लाश उस झील में कहाँ से आई, क्या थी पूरी कहानी, आज की कहानी से जानेंगे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले से। गाजियाबाद ज़िले में एक थाना है जिसका नाम है कौशाम्बी और कौशाम्बी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह लगती है वैशाली। वैशाली के सेक्टर 5 में कल्पना अपार्टमेंट है और इन कल्पना अपार्टमेंट में ही एक महिला रहती है जिसका नाम है नैना। नैना के जो पति हैं उनके हाथ जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, वो कोई काम काज नहीं कर सकते और जब पति कोई काम काज नहीं कर सकते तो घर की जिम्मेदारी जो है उनकी पत्नी अपने कंधों पर उठा लेती है। नैना क्या करती है, कल्पना अपार्टमेंट के बाहर ही अंडे का ठेला लगाती है। नैना रोजाना शाम के समय पे जाती थी, ठेला लगाती थी और जो भी कमाई होती है अंडे के ठेले से उसी से उसका घर परिवार चलता है। रोजाना की बात थी। 13 मई 2026 की शाम की बात है। 13 मई 2026 की शाम को भी नैना जो है रोजाना की तरह अंडे का ठेला लेके जाती है और शाम को अंडे उबालने के लिए रख देती है। क्योंकि अंडे इसलिए उबालती है क्योंकि शाम होते होते जो है ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग बॉयल अंडे खाते हैं, बहुत से लोग आमलेट वगैरह जो भी बनवा लेते हैं, इसीलिए उसने जाते ही पहले अंडे उबालने के लिए रखे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, कल्पना अपार्टमेंट में रहने वाला एक शख्स वहाँ पे पहुँच जाता है। उस शख्स का नाम था गिरधारी सिंह बिष्ट, जिसकी उम्र 38 साल के आसपास होती है। वो नैना के पास जाता है और उससे कोई बात करने लगता है और बात ही बातों में वो नैना के ऊपर चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते वो क्या करता है दोस्तों, जिस बर्तन के अंदर नैना ने अंडे उबालने के लिए रखे थे उस बर्तन को उठाता है और उसका खौलता हुआ पानी नैना के ऊपर डाल देता है। जैसे ही वो नैना के ऊपर पानी डालता है तो नैना के मुंह से चीख निकल जाती है, वो वहीं पे फड़फड़ाने लगती है क्योंकि गर्म पानी उसके ऊपर आ गया। अब गिरधारी सिंह जो है वहाँ पे जोर जोर से शोर मचा रहा था। नज़दीक में ही एक ऑटोमोबाइल की दुकान थी। उस ऑटोमोबाइल की दुकान के अंदर 3 व्यक्ति थे, जिसमें पहला था शैलेश वर्मा जिसकी उम्र 38 साल के आसपास थी, दूसरा था धर्मेंद्र वर्मा जिसकी उम्र 42 साल के आसपास थी, तीसरा था सुनील वर्मा जिसकी उम्र 40 साल के आसपास थी। अब दोस्तों होता क्या है,
जो नैना है वो अपनी जान बचाने के लिए इस ऑटोमोबाइल की दुकान में घुस जाती है। दरअसल जो गिरधारी है वो बहुत गुस्से में था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो नैना को पकड़ के मारेगा पीटेगा क्या। अब नैना जो है ऑटोमोबाइल की दुकान में घुस जाती है, गिरधारी भी घुस आता है, लेकिन जो शैलेश वर्मा है वो वहीं पे गिरधारी को रोक देता है। वो गिरधारी से कहता है कि गिरधारी बस, अब नहीं, बहुत हो गया, जो तुमने करना था कर लिया, लेकिन अब इस महिला से तुम हाथ नहीं लगाओगे। अगर तुम आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। अब गिरधारी वहीं पे रुक जाता है, थोड़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहता है और थोड़ी देर बाद गिरधारी जो है वहाँ से चला जाता है। और जो महिला है नैना, वो भी डॉक्टर के पास चली जाती है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। और जो शैलेश वर्मा है वो अपनी दुकान के काम को देखने लगता है। सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दोस्तों इसके अगले दिन क्या होता है, तारीख आती है 14 मई 2026। 14 मई 2026 की सुबह शैलेश वर्मा जो है अपनी दुकान को खोलने के लिए आते हैं, जो ऑटोमोबाइल की दुकान है। उसे जब वो खोलने के लिए आते हैं तो ना जाने कहाँ से गिरधारी वहाँ पे आ जाता है और गिरधारी के हाथ में हथौड़ा होता है। वो क्या करता है, गिरधारी शैलेश वर्मा जब अपनी दुकान को खोल रहे होते हैं तो पीछे से आके एक हथौड़ा शैलेश वर्मा के सर में बहुत ही तेज़ी से मारता है, जिसकी वजह से शैलेश वर्मा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और गिरधारी हथौड़ा मार के वहाँ से भाग जाता है। सबसे पहले तो शैलेश वर्मा को उठा के सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पता चलता है कि उनके सर में 7 टाँके आए हैं। इसके बाद जो उनके आसपास के जितने भी दुकानदार थे वो सभी लोग मिलकर सीधे ही कौशाम्बी थाने पहुंच जाते हैं। वहां पे जाके गिरधारी के बारे में पूरी बात बताते हैं कि 13 मई 2026 की शाम को गिरधारी ने जो है नैना नाम की महिला के ऊपर खौलता हुआ पानी डाला था। 14 मई 2026 की सुबह जो शैलेश वर्मा है उसके सर को फोड़ दिया। आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए। लेकिन पुलिस वाले जो हैं गिरधारी के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं करते और जितने भी दुकानदार थे, शैलेश वर्मा थे, उन सभी को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। लेकिन इसके बाद जो वहाँ के जितने भी व्यापारी हैं वो सभी लोग मीटिंग करते हैं कि इस तरह से तो गिरधारी और भी आगे बढ़ जाएगा। अभी एक का सर फोड़ा है, कल को 2 का फोड़ देगा। इसीलिए मीटिंग में तय होता है कि गिरधारी के खिलाफ एक्शन लेना होगा, पुलिस में FIR दर्ज करानी होगी। इसके बाद तारीख आती है 17 मई 2026। 17 मई 2026 को जितने भी दुकानदार थे वो सभी लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं और सीधे ही कौशाम्बी थाने जाते हैं। और कौशाम्बी थाने जाके वो पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारी FIR आप दर्ज कीजिए, क्योंकि गिरधारी जो है वो गलत आदमी है, उसने शैलेश वर्मा का सर फोड़ा है। आपको FIR दर्ज करनी ही होगी। अगर आप FIR दर्ज नहीं करते तो सारे व्यापारी यहीं पे बैठ जाएंगे, यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अब दोस्तों व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन करने की बात भी कह दी थी। पुलिस वालों के ऊपर जो है दबाव आने लगा और जब दबाव आने लगा तो 17 मई 2026 की शाम को गिरधारी के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। लेकिन बहुत ही सामान्य धाराओं में FIR दर्ज होती है। धाराएं कैसी थीं? शांति भंग करने की धारा। अब शांति भंग करने की धाराओं में गिरधारी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। पुलिस गिरधारी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके डासना जेल में डाल देती है। गिरधारी डासना जेल में सिर्फ 3 दिन ही रहता है। 3 दिन बाद यानी कि 21 मई 2026 को शालीमार गार्डन की जो कोर्ट है वो गिरधारी को जो है रिहा कर देती है। अब रिहा होने के बाद गिरधारी को पहले जेल जाया जाता है, क्योंकि जेल में बहुत सी कार्रवाई होती हैं। वो कार्रवाई करने के लिए वहाँ पे जाता है। गिरधारी के परिवार के लोग जो हैं वो भी जेल पहुँच जाते हैं कि भाई गिरधारी जेल से छूटेगा, उसे वहाँ से अपने घर तक लेके आएंगे। गिरधारी की माँ, उसके परिवार के लोग, सभी लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, लेकिन गिरधारी जेल से बाहर नहीं आता। बहुत देर तक खड़े रहते हैं, गिरधारी जेल से बाहर नहीं आता। और जब गिरधारी जेल से बाहर नहीं आता तो उसके परिवार वाले सोचते हैं कि शायद ऐसा हो गिरधारी पहले ही चला गया हो घर पे। अब परिवार वाले भी घर पे आ जाते हैं, घर पे आते हैं, लेकिन घर पे गिरधारी आता नहीं है। परिवार वाले सोचते हैं कि शायद शाम को आ जाएगा। शाम हो जाती है लेकिन गिरधारी घर पे आता ही नहीं है। और जब गिरधारी घर पे नहीं आता तो गिरधारी को हर जगह ढूंढा जाता है। अब 21 तारीख से 22 तारीख आ जाती है, 23 तारीख आ जाती है, लेकिन गिरधारी के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। इसीलिए गिरधारी के परिवार वाले क्या करते हैं, वो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, रिश्तेदारों में, गिरधारी के जानने वालों के पास, हर जगह गिरधारी को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पे भी गिरधारी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब जब घर वालों को कोई भी जानकारी नहीं मिलती तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और जब परेशान होते हैं तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 12 जून 2026 आ जाती है। 12 जून 2026 को गाजियाबाद में एक थाना लगता है मसूरी थाने के अंतर्गत नेहला झील है और उस झील के अंदर मिलती है पुलिस वालों की एक लाश।
अब जब लाश मिलती है तो उसकी खबर हर जगह पहुंच जाती है। पुलिस वाले उस लाश को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज देते हैं। अब ये वाली जानकारी जो है गिरधारी के परिवार वालों को भी पता चल जाती है कि नेहला झील के अंदर एक लाश पाई है। अब जो परिवार वाले हैं वो क्या करते हैं, सीधे ही पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस वाले उन्हें मोर्चरी भेज देते हैं कि जाइए आप देख के आइए, कहीं गिरधारी की लाश तो नहीं है। अब गिरधारी की माँ, उसके परिवार के लोग मोर्चरी जाते हैं, मोर्चरी में जाके देखते हैं, और जब मोर्चरी में जाके देखते हैं तो वहीं पे गिरधारी की माँ जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है कि ये मेरा बेटा है और इसकी हत्या कर दी गई है। अब गिरधारी की माँ वहाँ पे रोती है। इसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ आता है कि जो लाश है उसे किसी ने मारा नहीं है, उसे वो जो है डूब के मरा है। लेकिन गिरधारी की माँ जो है मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो क्या करती हैं, शैलेश वर्मा, उसके दोनों भाई, टोटल 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है और कहती है कि इन्हीं लोगों ने मिलके मेरे बेटे की हत्या की है। अब दोस्तों पुलिस वाले जो है FIR दर्ज भी कर लेते हैं। अब जानकारी लेते हैं कि शैलेश वर्मा ने हत्या की है या नहीं की है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, पुलिस वाले जो है जानकारी ले रहे थे, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसमें साफ साफ ये पता चल रहा था कि जो भी व्यक्ति है वो डूब के मरा है। लेकिन गिरधारी की माँ का कहना था कि इन लोगों ने मेरे बेटे की हत्या की है। अब पुलिस वाले जो है जानकारी ले रहे थे। इसी तरह से समय गुजरने लगता है। तारीख आती है 24 जून 2026। 24 जून 2026 को गिरधारी के परिवार वाले जो हैं गिरधारी की तेरहवीं करते हैं। तेरहवीं में जितने भी रिश्तेदार थे, अड़ोसी पड़ोसी से सभी लोग आते हैं। उसके बाद तारीख आती है 25 जून 2026। 25 जून 2026 की सुबह सुबह जो गिरधारी है उसके घर में शोक सभा आयोजित की जाती है। उसमें क्या होता है, जानने वाले, मिलने वाले, रिश्तेदार जितने भी होते हैं वो सभी लोग आते हैं। वहाँ पे शोक सभा में आके बैठते हैं, मौन धारण करते हैं और जो भी बात कहनी होती है वो करते हैं। अब शोक सभा आयोजित की गई थी, गिरधारी की फोटो सामने लगा दी गई थी, उसके ऊपर माला चढ़ा दी गई थी, उसके आगे अगरबत्तियां भी जल रही थीं। परिवार वाले और रिश्तेदार वहाँ पे बैठे हुए थे चुपचाप और सभी लोग गिरधारी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, कल्पना अपार्टमेंट के नीचे आके एक टेम्पो रुकता है और उस टेम्पो में से एक आदमी बाहर निकलता है। अब जैसे ही गार्ड उस आदमी को देखता है, क्योंकि अपार्टमेंट में एक गार्ड भी था, वो उस आदमी को देखता है तो वो देखता रह जाता है, चौंक जाता है। वो कहता है कि गिरधारी तुम? तो गिरधारी कहता है कि हाँ मैं, क्या हुआ? गार्ड कुछ बोल नहीं पाता। अब गिरधारी क्या करता है, दरअसल जिस आदमी का पोस्टमार्टम हुआ है, लाश मिली है, वो गिरधारी था ही नहीं, वो कोई और था। अब गिरधारी की एंट्री हुई है। अब गिरधारी क्या है, अपने घर में जाता है। उसके घर में बहुत सारे रिश्तेदार बैठे होते हैं, सब लोग चुप थे। अब गिरधारी क्या करता है, वो भी चुपचाप जाके घर में बैठ जाता है और वहाँ पे जाके देखता है कि सामने ही एक फ़ोटो लगी हुई है, उस फोटो के ऊपर माला चढ़ी हुई है, आगे अगरबत्तियाँ जल रही हैं। अब उसका पड़ोसी जैसे ही गिरधारी को देखता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि जिस आदमी का अंतिम संस्कार हो गया, जिसकी तेरहवीं हो गई और आज जिसकी शोक सभा है, उसमें वही आदमी कहाँ से आ गया। अब जैसे ही उसकी चीख निकलती है तो सब लोग चौंक जाते हैं कि गिरधारी कहाँ से आया। सब लोग उससे दूर हो जाते हैं कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है, उससे पूछा जाता है कि गिरधारी तुम जिंदा हो? तो गिरधारी कहता है कि हाँ मुझे क्या हुआ, मैं तो जिंदा हूँ और तुमने मेरी फोटो के ऊपर माला क्यों चढ़ाई है। अब दोस्तों गिरधारी जिंदा था। सभी लोग चौंक जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तुम इतने दिन तक कहाँ थे। इतने में कोई 112 नंबर पे कॉल कर देता है। पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है कि जिस आदमी की लाश मिली थी, जिसका अंतिम संस्कार हो गया, जिसकी तेरहवीं हो गई, अब उठावनी पे ये कहाँ से आ गया। अब पुलिस वाले गिरधारी के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम इतने दिन तक कहाँ थे। तो गिरधारी जो है एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जब वो जेल से छूटा था, जब वो जेल गया था तो जेल में जाके बड़ा दुखी हो रहा था। उसे किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, वो शांति चाहता था और शांति चाहता था तो 21 तारीख को उसको जो है जमानत मिल गई थी, रिहा हो गया था। अब रिहा होने के बाद वो सबसे कहीं दूर जाना चाहता था, शांति पाना चाहता था। जिस समय पे वो जेल से बाहर छूट के आ रहा था तो वो देखता है कि उसकी माँ और उसके परिवार के लोग भी जेल के बाहर खड़े हुए हैं, उसे लेने के लिए आए हैं। तो वो क्या करता है, छुप जाता है और उन लोगों के जाने का इंतज़ार करता है। जैसे ही परिवार के लोग वहाँ से जाते हैं तो वो चुपचाप निकल जाता है और चलते चलते बस स्टैंड पे पहुँच जाता है। बस स्टैंड पे जाता है तो वहाँ पे एक बस मिलती है जो कि पंजाब की ओर जा रही होती है। गिरधारी क्या करता है, उसी बस में बैठ जाता है। बस में बैठ के सीधे ही ब्यास नदी है उसके किनारे पे पहुँच जाता है। वहाँ पे डेरा सच्चा सौदा का सत्संग चल रहा था।
वहीं पे जाके वो रहने लगता है। सत्संग में खाना पीना सब कुछ फ्री था, वहीं पे खाओ पियो, वहीं पे सो, सब कुछ मुफ्त में था। अब वो क्या करता है, आराम से 12-13 दिन तक उस सत्संग में रहता है, सत्संग सुनता है और सबसे दूरी बनाए रखता है। जब उसका मन शांत होता है तो शांत होने के बाद वो क्या करता है, वो सोचता है कि वो क्यों ना घर पे चला जाए। अब वो घर पे आता है, घर पे आके देखता है कि उसके घर में तो उसी की शोक सभा लगी हुई है, उसके फोटो के ऊपर माला चढ़ी हुई है, उसके आगे अगरबत्तियाँ जल रही हैं। वो खुद सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये हुआ क्या। अब दोस्तों, पुलिस वाले इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। इतनी ही देर में क्या होता है, इस सारी चीज़ की वीडियो बन जाती है। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। भाई, जो आदमी मर गया, जिसका अंतिम संस्कार हो गया, जिसकी तेरहवीं हो गई, वो आदमी वापस आ गया। अब ये सारी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं, और जब ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं तब जाके सोशल मीडिया वाले लोग बहुत सारी चीज़ें पूछने लगते हैं, यानी कि कमेंट आने लगते हैं। वो लोग पूछते हैं कि जो लाश पाई थी वो किसकी थी, और पुलिस वालों ने उस लाश का डीएनए जो है गिरधारी के परिवार वालों से चेक क्यों नहीं किया, और तो और किस आधार पे उसके परिवार वालों ने उसकी जांच पड़ताल की, यानी कि गिरधारी के परिवार वालों ने जो लाश की पहचान की थी वो किस आधार पे की थी। और जो शैलेश वर्मा है, जिसका सर फोड़ा गया था, गिरधारी की मां ने जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, उसकी जो बेइज्जती हुई है उसको इंसाफ कैसे मिलेगा। और तो और दोस्तों, बहुत सारे आए थे, बहुत सारे कमेंट थे, जिसमें नैना के ऊपर बात भी थी। जो नैना नाम की महिला है जिसके ऊपर गर्म पानी डाला था, उसका क्या होगा। पुलिस ने आखिर क्या जांच पड़ताल की। इसके बाद पुलिस वालों का कहना था कि हम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, और जो लाश पाई थी उसका किसी ने कत्ल नहीं किया था, वो जो है डूब के मरा था। ये वाली बात क्लियर थी। अब पुलिस वाले जो है उस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर वो आदमी कौन था जो डूब के मरा था, क्योंकि उसके बारे में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो पुलिस वाले ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के जितने चौकी थाने, सब जगह पे खबर पहुंच गई कि लाश पाई थी। अगर किसी थाने या चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई हो तो संपर्क साधें, क्योंकि हमें एक लाश पाई थी। दोस्तों, ये सारी चीज़ तो हो गई, लेकिन जब मीडिया वाले गिरधारी के घर वालों के पास जाते हैं, परिवार वालों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने लाश की पहचान कैसे की, तो गिरधारी के परिवार वाले जो हैं अपने आप को सेव करते हुए, अपने आप को बचाते हुए साफ साफ कह देते हैं कि जिस समय पे मोर्चरी में हमें लाश दिखाई गई थी तो सिर्फ हमें चेहरा दिखाया गया था, हमें पूरा शरीर नहीं दिखाया गया था। अब चेहरा दिखाया गया था तो चेहरा जो है झुलसा हुआ था, वो फूला हुआ था चेहरा, तो उससे अच्छी तरह से पहचान नहीं हो पाई। लेकिन जो कदकाठी थी, उसका शरीर था, उसके कपड़े थे, उसे देखकर अब मुझे ऐसा ही लगा कि जो है ये गिरधारी है और कोई नहीं है। और जब हमें ऐसा लगा तो हमको ऐसा लगा कि भैया गिरधारी को किसी और ने नहीं, उन्हीं लोगों ने मारा जिससे उसकी लड़ाई हुई है। इसीलिए उन्होंने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन दोस्तों, अब उन 7 लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये वाली बात सामने आई है। दोस्तों, शैलेश वर्मा, उसके 2 भाई, टोटल मिला के 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन इनमें से कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, उसकी भी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस समय पे गिरधारी के हत्याकांड की खबर सामने आई थी और उसकी मां ने शैलेश वर्मा, उसके भाई, टोटल मिला के 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, तो शैलेश वर्मा और उसके परिवार के लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना घर छोड़ के ही भाग गए। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस वाले हम लोगों को गिरफ्तार कर लें, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अब ये वाली बात भी सामने आ गई है कि शैलेश वर्मा ने तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन जो लाश मिली थी वो भी गिरधारी की नहीं है। दोस्तों, अब पुलिस वाले उस लाश के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो भी जाती हैं और बहुत सारी हुई हैं, मैंने बहुत सारी कहानी भी सुनाई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पुलिस वाले जो हैं कहीं कहीं पे लापरवाही कर जाते हैं। लापरवाही क्या, अगर पुलिस वाले जिस समय पे गिरधारी की माँ और बहन आई थी वहाँ पे गिरधारी की पहचान करने, अगर उसी समय पे डीएनए चेक करवा लेते कि भाई लाश पहचान में नहीं आ रही तो ऐसा इसकी बहन से डीएनए चेक करवा लो, उसके परिवार के किसी भी सदस्य से डीएनए चेक करवा लो, तो साफ क्लियर हो जाता कि ये जो है गिरधारी नहीं है और ये कहानी इतनी लंबी भी नहीं होती, फिर गिरधारी को ढूंढा जाता। लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा नहीं किया। गिरधारी के घर में रुआ पिट्टन हो गई, उनका तो घर का बेटा ही मर गया, उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया, तेरहवीं भी कर दी, सब कुछ हो गया, लेकिन गिरधारी वापस आ गया। और अब पुलिस वालों का कहना यह है कि जो लाश पाई थी उसका डीएनए जो है पुलिस वालों ने कलेक्ट कर लिया है और अब उस लाश के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ताकि कल को अगर कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि वो लाश हमारे परिवार के सदस्य की थी तो उस डीएनए को अब उससे मैच करवाएंगे, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये जो लाश है
उसके परिवार की है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।